बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 92 न्यूज़ से मुंसलिक हैं साकिब बशीर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं सुहेल रशीद साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समाज टीवी से इनका ताल्लुक है, बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बड़ा अरसा कवर किया, अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो ये है जो इलेक्शन डिले के हवाले से दरखास्तें दायर होना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर फिर आगे जाएंगे। नैब की 96 मिलियन पाउंड की जो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके ऊपर, और चंद दीगर खबरें भी सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से हैं जिन पे आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी पहली स्टोरी से। साकिब बशीर साहब, कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन तो काजी साहब ने कहा था पत्थर के ऊपर एक लकीर होगा 8 फरवरी की तारीख। अब ये फिर सुनने में आ रहा था दाएं बाएं से कि जी डिले आ रहा है, डिले आ रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया, पैमरा से कह के कि जी खबरें बंद करवाएं। अब आप बताइए, दरखास्त आज ही आई, आज ही बेंच भी बन गया और कल के लिए फिक्स भी हो गई है। इतनी स्पीड क्यों मारी गई है इस केस में, जो इमरान खान का तो फैसला ही साल साल रिजर्व रहता है। एक तो जो शहरी हैं आफ्ताब आलम विर्क, उन्होंने ये पटिशन फाइल की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस मुल्क का एक मुहब्बे वतन शहरी हूँ और मैं एग्रीव्ड हूँ इस बात से कि अभी रिसेंटली जो है वो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनको यहाँ से जो है वो वापस भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारी खबरें भी आई हैं और बहुत सारे सोर्स रिपोर्ट्स भी हैं कि जिसमें रिसेंटली एक ख़बर आई थी कि सऊदी अरब में कोई हज़ारों की तादाद में कोई शनाख्ती कार्ड या कोई पासपोर्ट जो है जाली अफ़गानियों को बनाने का इंकशाफ हुआ। फिर उन्होंने कहा जी मुल्क में भी एक कसीर तादाद जो है वो मौजूद है जहाँ पे अफ़गान बाशिंदों को जाली जो है वो शनाख्ती कार्ड दिए गए और वो सारे वोटर्स भी हैं, इस मुल्क के वोटर्स भी हैं। तो वो कहते हैं जी आप पहले इस तरह करें कि नादरा को भी बुलाएं और इलेक्शन कमीशन को बुलाएं कि इलेक्शन पहले तो नादरा ये स्क्रूटनी करे, चेक करे और जितने भी और उसमें उन्होंने कसीर तादाद, अब वो क्या कहें, हज़ारों में कहें या लाखों में कहें, अब आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले नादरा उनको ब्लॉक करे, डिलीट करके फिर इलेक्शन कमीशन को बताए और इलेक्शन कमीशन फिर जो वोटर लिस्ट है उसको मतलब रिव्यू करे। और इस दौरान आप इतना कर दें, थोड़ा सा हमें जो है रिलीफ दे दें कि जो ये शेड्यूल जारी करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको रोक दें कि वो शेड्यूल तब तक जारी ना करे कि जब तक कि ये एक बड़ा जो है वो मामला जो है वो हल नहीं हो जाता। माशाल्लाह। सुहेल साहब, इतनी जल्दी आमिर फारूक साहब को पिटीशन फिक्स करते हैं? वैसे जितनी ये सेम डे आए और लग जाए, मतलब सबसे पहली बात कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रजिस्ट्रार ऑफिस का, जो कि एक बड़ा ज़रूरी अमर है जब से आमिर फारूक साहब आए हैं। एटलीस्ट इमरान खान की कोई दरख्वास्त जो है वो उसके बगैर फिक्स नहीं हुई, ऑब्जेक्शन उस पर लगते हैं, फिर उनको रिमूव कराया जाता है और फिर बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें शायद उन्होंने अर्जेंसी फील की है कि उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन में लगे और ओपन कोर्ट में आ जाए और इसको वहाँ पे सुन लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन इस दौरान एक सवाल और मेरा होगा साकिब साहब से, दरख्वास्त गुजार का थोड़ा आप मज़ीद हवाला दें। आफ्ताब विर्क साहब कौन हैं, थोड़ा मज़ीद तारुफ दें। क्या ये भी दरख्वास्त गुजार, क्या ये भी साजिद की तरह के पटिशनर हैं या इनको आपने देखा है या आए गए हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे मैं बात कहूँ, एक जो दरखास्त आई थी कि जी मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाए, शाह खावर साहब उसके वकील थे। वो जो साहब हैं वो आज तक किसी को समझ नहीं आई थी कि ये कौन है। हम रिपोर्टर से हम डेली उनसे पूछे थे, वो कहते थे जी अगली समात पे उसको ले आऊंगा, लेकिन वो शहरी कभी सामने नहीं आया था मुहब्बे वतन। ये मुहब्बे वतन शहरी साहब कौन है? इनका तारुफ क्या लिखा है कि बिजनेस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, क्या करते हैं? लॉ अबाइडिंग जो है सिटीजन है पाकिस्तान के, ये उन्होंने अपना तारुफ जो है वो लिखा है। और सिंपली हमेशा से, इससे पहले भी बहुत सारे जो मुहब्बे वतन शहरी जब आते हैं किसी पटिशन में तो वो यही लिखते हैं। अगरचे पूरा जहान ही मुहब्बे वतन है लेकिन वो खुसूसी तौर पर अपने साथ लिखते हैं। साजिद साहब थे इमरान खान के केस में, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कराने के लिए एक पटिशनर आए हैं और वो पटिशनर हमें मिले ही नहीं कभी। तो अब ये आफ्ताब आलम विर्क साहब हैं, देखेंगे कल इनसे भी बात अब कल दो सिनेरियोज हो सकते हैं। हाँ जी, वो खुद अगर आए तो आप उनसे पूछेंगे, अगर उनके कोई बहुत तगड़े वकील आए तो वो कहेंगे बस मैं आ गया हूँ और मुझे उन्होंने हायर किया है और वो आके आर्गूमेंट्स कर देंगे। लेकिन अब दो चीज़ें हो सकती हैं कल। एक तो आमिर फारूक साहब बिल्कुल जो है ना एट वेरी आउटसेट इसको कहें जी कि डिसमिस सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी है तो आप किधर आए, और उनकी शायद सर्जनेस वगैरह भी हो और एक क्लियर मैसेज आए कि इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सिनेरियो होने के बाद एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि ये दरखास्त फिर चैलेंज हो सुप्रीम कोर्ट में और इस बहाने से केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में खुले
खुल जाए, ठीक है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए और वहाँ पे फिर मिन्नत अल्लाह हो। एक और सिनेरियो ये हो सकता है, कल आमिर फारूक साहब कहें कि अच्छा दरख्वास्त आ गई है, अब अटार्नी जनरल को आज ही बुलाएं, ये ज़रा अटार्नी जनरल साहब बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ने आपस में तय किया है 8 की तारीख, लेकिन अब ये इश्यूज भी आ रहे हैं, हल्का बंदियों के भी हमारे पास केस आया हुआ है और एहसन बोन साहब गए हुए हैं, जी एहसन बोन यहाँ पे आजम नज़ीर तारड़ साहब लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ का जो है ना सारा भी हल्का बंदी चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे हल्के में जो है ना मेरा हल्का तोड़ा गया था पीटीआई को जितवाने के लिए, वो तो भी इलेक्शन कमीशन को भी बुला के तो जस्टिस आमिर फारूक साहब उनसे ये भी शायद पूछ सकते हैं कि पहले तो आप ये मामलत करें इस नुक्ते पर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या आपका एग्रीमेंट है, तो क्या हम फैसले के खिलाफ जा सकते हैं यानी, या आप अपने एग्रीमेंट को रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेट पत्थर पे लकीर है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट पत्थर पे लकीर कही है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाते हुए शेड्यूल के वाले से कुछ नहीं लिखा था बीच में, पहले लिख रहे थे कि शेड्यूल 8 को या 10 को जारी करेंगे, फिर उन्होंने कहा इसको अगर इसमें कोई वो होना है तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए शेड्यूल जारी करने से रोक दिया जाए, या एटलीस्ट दरखास्त को इंटरटेन करके एक माहौल ऐसा क्रिएट हो सकता है कि जिसके बाद एटलीस्ट एक दफ़ा आर्गूमेंट स्टार्ट हो गए ना, फिर उसमें अदालती मामलीन भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीयात भी होंगी और फिर फैसला ना दे के भी थोड़ा सा डेट आगे ले जाना, ये भी जस्टिस आमिर फारूक साहब माजी में कर चुके हैं। एक सिंगल बेंच का फैसला आया था कि इस्लामाबाद में आप शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, और वो शेड्यूल के मुताबिक अगली सुबह बनती थी, इलेक्शन नहीं हुए, वो चैलेंज हुआ, वो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया मामला और उन्होंने उसको सुना, उसमें उन्होंने पूरी जनाब पंचायत नुमा वो किया कि सारी पार्टीज को बुला के कुल मिला के हासिल उसको लिया कि आज तक वो इलेक्शन नहीं हुआ, एक डेट दिलवाई कि जी अच्छा जी अब आप 125 यूसीज पे करवा लें और इससे आगे आप नहीं जाएंगे और 3 माह के अंदर आप इलेक्शन कराएंगे। उन 3 माह को गुजरे हुए 6 माह हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं हुए, वो ना केस दोबारा लगा। आमिर फारूक साहब एक इलेक्शन को सॉरी टू से मतलब बिल्कुल वाइप आउट करने का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़ा कैटेगोरिकली इस हवाले से कह चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया में से चाहे जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, किसी हाई कोर्ट या कल भी मुझे तो कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा कल कि वो कहें कि रिस्ट्रेन कर दें। इवन मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है नोटिस भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी बड़ा सवाल होगा। मैंने पहला सिनेरियो यही रखा है इसीलिए बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको मुस्तरद करके बड़ी जबरदस्त शायद हो सकता है कास्ट उस पर इम्पोज की जाए और एक कैटेगोरिक मैसेज दे दिया जाए कि कोई मत आओ। बिल्कुल ओके, अच्छा कल वाली प्रोसीडिंग को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, खाली इस पिटीशन को लेते हैं। इस पिटीशन के साथ आप मौलाना फजल रहमान की जो गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं यार ठीक है इलेक्शन आप कराएं, हम ये नहीं कह रहे डिले करें, लेकिन माहौल तो दें इलेक्शन वाला, तो वो केड़ा माहौल बनाना चाह रहे हैं मौलाना साहब? उनकी अपनी गवर्नमेंट है जिस सूबे में वो कह रहे हैं माहौल नहीं मिल रहा। बात थोड़ी खुल के कर लेते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब या किसी भी पार्टी का अगर अंदर से खामोशी से किसी जगह से ये तकाजा है कि इलेक्शन में कुछ और वक्त दिया जाए, तो हो सकता है इस दरखास्त के जरिए उन सारों को अदालती जवाब दिलवाया जाए कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक ऐसी कोई गुंजाइश हमारे पॉसिबिलिटी मौजूद है। अदालतें नहीं एक और चीज भी है, वैसे ट्राई कर ली मौलाना साहब को एक मशवरा जो है ना, मेरा एक बड़ा जो है ना अज़रा तफन्नुन ये मशवरा है, आप इस तरह करें पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। पीटीआई के जो रहनुमा हैं कुछ जो बाहर हैं उनको कहेंगे ठीक है आपको जलसों की इजाज़त है मुल्क भर में, तो 1 हफ्ते में आप देख लेंगे कि माहौल बनता है या नहीं। जेल में एक मुलाकात पे माहौल बन गया है, उनके वकील के भी में निकलते हैं तो लोग टिक टॉक्स बना के लगा रहे हैं कि फलां जगह से उनका काफिला गुजरा है फलां, तो माहौल तो बन रहा है सर, मौलाना के सूबे में बन रहा है माहौल। नहीं वैसे ये बहरहाल जो अजीब सा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, मौलाना साहब ने खासकर जो अहम बात कही थी वो साकिब साहब और सुहेल साहब कही थी दहशतगर्दी के हवाले से कि जहाँ रैली निकालते हैं कुछ होता है तो वहाँ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, फौज के ऊपर। अब जब सिक्योरिटी इदारों के ऊपर अटैक्स हो रहे होंगे तो फिर ऐसे में मतलब जाहिर है ऑब्वियसली लोग घरों से निकलेंगे तो नहीं, ना कोई इलेक्शन कैंपेन हो सकेगी। तो ये इस हद तक खर्चा उनका ज़रूर दुरुस्त है। जो पहले भी जब 14 मई वाला भी मामला आया था तो यही कहा गया था कि जी फौज बॉर्डर्स के ऊपर बिजी है, फिलहाल नफरी अवेलेबल नहीं हो सकती, या फिर इलेक्शन कमीशन ने फौज मांगी हुई है। तो देखिए अगर तो सिचुएशन दहशतगर्दी कंट्रोल में आ जाती तो मेरा ख्याल है सारा कुछ ये इस चीज़ से मशरूत होगा। देखें मौलाना साहब फिर सिक्योरिटी मांग सकते हैं ना, सिक्योरिटी मांगे कि सिक्योरिटी दे दें, उसमें ताहीर माहौल ना मांगे, माहौल नहीं मांगे। माहौल सर बंदे जलसे में नहीं भेज सकता कोई उनके लिए, बंदे अपने
अच्छा, बंदे अपने अपने सर, माहौल खुद बनाना है आपने। डीजे बट को आप बुला नहीं सकते, आपका वो नजरियाती मसला है, ठीक है, तो माहौल सर फिर कैसे बनेगा? नहीं, वो मौलाना आ रहा है, वो गाना है ना उनका, वो इसके सब वो भी पीटीआई के गाने से मतलब ना, वो उस पे भी केस लागू हो सकता है। अच्छा, वैसे उसकी धुन चोरी हुई है। हाँ जी साकिब साहब, आज जो आमिर फारूक साहब ने एक और काम किया है कि एक साल फैसला महफूज रखने के बाद कहा जी नहीं तुम दरखास्त वापस नहीं ले सकते, नैब अपील वापस लेने की सदा करती है तो 10 सेकंड के अंदर वापस हो जाती है। इमरान खान कहते हैं यार मैनू सजा कबूल है, तुसी मैनू ना मेरी अपील वापस कर लो, मैं केस नहीं लड़ना। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, केस से पुत्र तेनू लड़ना पेगा, तो मेरे को नहीं लड़ना पेगा। ये क्या चक्कर है? अब कल अजीजिया के भी है हेयरिंग, तो कल उसमें भी अगर नैब अपील वापस लेने की कोशिश करता है, क्या वो भी 1 साल के लिए पेंडिंग रखा जाएगा? नहीं, वो तो मियां साहब तो आप कहना चाह रहे हैं वो लड़ लें? कह ले, आप कह लें। आप कह लें। नहीं, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी, वैसे वो साबित कर रहे हैं आमिर फारूक साहब के अक्यूज डार्लिंग ऑफ कोर्ट। नहीं, आमिर फारूक साहब नहीं, वैसे मैं सिनेरियो की बात बताता हूं, अफेयर नहीं चलाना होता, बस फेवरेट चाइल्ड होता है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो मतलब मियां साहब का मुतालबा रहा है कि, और वो 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को, जब 21 अक्टूबर को मेरे ख्याल में उनकी वो वापसी थी, तो तब से लेकर अब तक उनको वो माहौल जो है वो मिला है। अब वो उसको लाडला कहें, आप उसको रिलैक्स कहें, उनको फुली सपोर्ट और ये वो जो भी कहें, बहरहाल वो माहौल उनको मिला है। और वो नैब भी मतलब कंसेंट पे आ रहा है। अब खान के केसेस में नैब, पुराना नैब, और इनके जो मियां साहब के केसेस में नया नैब जो है वो पेश होता है, फिर अदालतें भी केसेस जो है वो सुन रही हैं सही तरीके से। इदारा तो इदारा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे वैसे नया पुराना चलता है। इसमें जो नहीं, वो जब मियां साहब की एवनफील्ड रेफरेंस में वो हुआ था, तो उसमें मैंने देखा था कि क्योंकि हम बहुत अचानक ये आया कि उनको बरी कर दिया गया है, तो वैसे तो मैं फ़ोन पे बिजी था कि दफ्तर के साथ, लेकिन जो नैब के जो लोग थे तो वो रोस्टम पे उनके साथ मिल के गपशप, मतलब बाकी लोग मुबारक दे, तो उन्होंने कहा सन केड़ा है मसला है, हम भी मुबारकबाद दे रहे थे। वो बड़े खुश थे, मुबारक पता नहीं दी या नहीं, लेकिन वो खुश थे। तो तोशा खाना का जो आपने फैसले की बात की है, ये जो फैसला है बहरहाल, वैसे ये तमाशा खाना नहीं बन गया वैसे? ये अब मैं तमाशा खाना नहीं कहूँगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये केस सुना है, लेकिन नहीं, मैं ओवरऑल केस की बात कर रहा हूँ, किसी जज की नहीं बात कर रहा कि ये केस ओवरऑल तोशा खाना से तमाशा खाना नहीं हो गया, जो कुछ अब तक इस केस में हुआ है। जी बिल्कुल, वो एक मैंने तवील एक तहरीर लिखी है कि 21 अक्टूबर का जो फैसला है पूरे लेटर एंड स्पिरिट के साथ उस पर अमल हो चुका है आज तक ना, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, कि फौजदारी कार्रवाई हो चुकी है, चेयरमैनशिप ख़त्म हो चुकी है कि फौजदारी कार्रवाई के बाद जो फैसला उसकी वजह से फिर उनकी वो जो नायली थी उस पर डी सीट वो हो चुके हैं। तो ये टोटल फैसला था, वो तो अमल हो चुका है। अब मतलब इस पे हम बहस क्यों कर रहे हैं? नंबर 1 बहस तो ये कर रहे हैं कि 19 जनवरी को विड्रॉल की एक सीएम दायर होती है, 6 दिसंबर को फैसला आता है, तो ये तकरीबन 10.5 माह बनते हैं। एक चीज़ और भी है इसमें कि जस्टिस आमिर फारूक साहब उस केस को सुन चुके हैं, तो शाह के ट्रायल को रिमांड बैक करते रहे। इट मीन्स कि ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हुए हैं कि इनके मुताबिक वो केस बनता था और फिर उसका ट्रायल भी बनता था, इसलिए रिमांड बैक करते थे कि इस चीज़ को भी एड्रेस कर दें, इसको भी कर दें। गलतियां तो मतलब है इनके तो इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया हुआ है, तो अगर इन्होंने चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही फोरम रखना था तो मेरा ख्याल है बेंच तो तब्दील किया ही जा सकता था। असल में सोहेल साहब मसला ये है कि अभी मरकजी केस जो है अभी सुनेंगे, ये मतलब अभी रीजनिंग आएगी कि इन्होंने विड्रॉल की वो एप्लीकेशन थी क्यों उन्होंने डिसमिस की, फिर ये मरकजी केस सुनेंगे। अब मरकजी केस से निकले हुए जो बच्चे थे उससे जो एक जजमेंट निकली है वो जजमेंट भी इनके सामने आ चुकी है। तो ये मतलब एक अजीब सी सूरत हाल मुझे नजर आ रही, क्योंकि 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या किसी भी अदालत से अगर कलअदम होता है तो उसके नीचे होने वाली हर चीज खत्म हो जाएगी। जी, ये दिलावर साहब का फैसला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक साहब की मेमोरी की मैं जरूर दाद दूंगा कि जितने केस उन्होंने मिक्स कर रखे हैं अपने पास, मैं होता तो शायद पता नहीं वो क्या था, नहीं, कौन सा केस चल रहा है। आपने बात ठीक की, क्योंकि सारे केसेस इमरान खान के चल रहे हैं और हर 5 मिनट बाद एक नया वकील खड़ा होता है कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो उसमें बड़ा मेरा ख्याल है इसलिए वो मुताद हैं, ज़्यादा फैसले दे नहीं रहे उनको। नहीं, असल में मेरा पॉइंट इसमें जो मेरा पॉइंट है ना सिर्फ इस हद तक है कि 19 या 18 जनवरी को जो सीएम विड्रॉल की दायर हुई थी उस पर बेशक आज जो 6 दिसंबर को फैसला है आज ही आता, लेकिन ये
हार्डली 1 या 2 हेयरिंग्स जो है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि आप अगले का जो राइट है ना कि नेक्स्ट, अब सिंगल बेंच ने फैसला दिया, उनके पास अपील का राइट है कि इंट्रा कोर्ट अपील, तो वो राइट अब क्या वो इस्तेमाल करेंगे कि 5 अगस्त को फैसला आके वो बंदा अंदर, उसकी जमानत भी अब वो अपीलों में पड़ा हुआ है, तो वो उसके नीचे जो कुछ हो रहा है, या तो ये है कि आपने स्टे दिया होता तो फिर आप बेशक साल लगा देते, लेकिन वैसे वापस की बात है एंड में या फरवरी में इसका फैसला आ जाना चाहिए था। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि विड्रॉल की एप्लीकेशंस क्या इतना टाइम लेती हैं, तो किसी ने मुझे किसी वकील ने मुझे जवाब नहीं दिया कि विड्रॉल में 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि मेरिट्स तो डिस्कस नहीं करने। नंबर 1 के आपने अलाउ करनी है, ठीक है, विड्रॉल है। नंबर 2 आपने चीटिंग की है, आप पे आपके कंडक्ट के खिलाफ लिखेंगे या जो भी है, या डिसमिस कर देंगे, तो ये 2 सूरतें, मेरिट पे तो बात होनी नहीं है। सिंपल के आपने दूसरी अदालत को बताया था, नहीं बताया था, अदालत वो जो शुरू में लिखते हैं कि मैं हल्फ देता हूं कि किसी और जगह पे कन्विंस हो गए, मतलब फर्ज करें आज जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस नहीं हुई, उन्होंने कहा डिसमिस, तो कोई मसला नहीं है, ये 2 ही चीजें करनी थी, लेकिन ये 2 चीजें जनवरी या मतलब हार्डली फरवरी में हो जानी चाहिए थी। वैसे तो काजी साहब ने भी वो फैजाबाद धरने वाले रिव्यू जो थे उनके ऊपर बड़े सवाल उठाए थे, कैसे दायर किए, क्यों दायर किए, क्यों वापस ले रहे हैं। एट द एंड उनको भी जब देखा कि यार विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर जान तो छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो जा चुके थे, उनको भी विड्रॉ करनी पड़ी थी। अब आगे चलते हैं। सुहेल रशीद साहब, ये 109 मिलियन पाउंड वाली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या है? कोई बेसिक खदो खाल इसके बताएंगे, कोई केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, या बस खाली रेफरेंस ही दायर हुआ है? देखें, ये बड़ा दिलचस्प सा केस बन चुका है। इसमें रेफरेंस तो दायर हो गया है, लेकिन रेफरेंस अगर आप उसको तफसील से पढ़ें उसकी तफ्तीशी रिपोर्ट को, तो उसमें बस शिकायत ही लगी है। अच्छा, कि जी ये सब कुछ हुआ है, ये वो जो लतीफ़ा मशहूर है कि शिकायत ही लगेगी, वो नहीं लगी, शिकायत लगी है कि हमें मिला कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, नया कुछ नहीं मिला इसमें सर, वो स्टेटमेंट्स मिली हैं, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिला कि यहाँ वाला वो कहते हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट का जो रिकॉर्ड था एनसीए के साथ खतो किताबत का, वो गायब है। और वो जो एक नाना पटेकर एक मूवी में कहते होते हैं कि ये राज भी उसी के साथ चला गया, उस पर उन्होंने लिखा कि ये राज भी शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़िया के साथ बाहर चला गया, रिकॉर्ड तो वही जिम्मेदार हैं। और बाहर जो एनसीए ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स सिक्योर किए थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने कहा हमने एमएलए लिखे हुए हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं हम कि उसका हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन आप जो है ना इन सारे मुलजमान को सजा दें। अच्छा। और दूसरा उसमें एक चीज़ अहम जो एडमिट की गई है, जो चीज़ एक शहजाद अकबर का मौक़िफ़ माना है नैब ने। अच्छा। शहजाद अकबर कहते थे कि ये सारा केस शुरू होता है 1 हाइड पार्क लंदन से, जो कि हसन नवाज़ की प्रॉपर्टी थी और मलिक रियाज साहब के साहबजादे ने ख़रीदी थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में ख़रीदी थी और इंतहाई महंगे दामों ख़रीदी थी। तो उनका मौक़िफ़ यह है कि ये अगर रकम बाहर गई है तो इन दोनों की आपस की मिली भगत से गई है, हमारे दौर में तो वापस आई है। ठीक है, तो नैब ने उसमें ये लिखा है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने भी स्टार्ट यहीं से किया था कि 1 हाइड पार्क लंदन की इंफॉर्मेशन लिखी थी, लेटर लिखा था एनसीए के कंट्री मैनेजर को पाकिस्तान में, और उसके बाद वहाँ पे इनके अकाउंट्स फ्रीज हुए थे। लेकिन बाद में अप्रैल 2019 में जाके 6 माह बाद एक और लेटर लिख के उनको बताया गया एनसीए को कि जनाब ये जो असल में प्रॉपर्टी है, ये नून लीग के दौर में जब आखिरी टाइम था शायद खाकान साहब का, उसमें एक फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन एक्ट आया, उसके तहत अली रियाज मलिक ने पाकिस्तान में डिक्लेयर करके जून 2018 में उस पर टैक्स दे दिया है पीटीआई की गवर्नमेंट आने से महीना डेढ़ पहले। अच्छा। तो लिहाजा अब इसके ऊपर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नैब कहता है कि शहजाद अकबर ने ना ये बड़ी हैरान कौन और एस्टॉनिशिंग वजात एनसीए को दी है, इसका मतलब है इन्होंने फेवर दी है। मेरा ख्याल है दूसरी राय इसकी ये भी हो सकती है कि शहजाद अकबर चूँकि एनसीए के साथ डील कर रहे थे केसेस, बतौर पाकिस्तान में एडवाइज़र थे वो साहब के, तो उनके सामने अगर एक नई चीज़ इंक्वायरी में सामने आई थी कि ये डिक्लेयर्ड एसेट है, तो उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन फैक्ट कन्वे करना था। वेल, इससे जो बातें बताई हैं, इसकी रोशनी में आपको लगता है ये केस, सजा तो वैसे होनी है खान साहब को, केस बन रहा है या नहीं बन रहा? लेकिन एक चीज़ और अहम है इस सारे केस में, जो बाहर से रकम आने का पूरा वो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है कि उसको एक को लूट के दूसरे को देने वाली बात है ये। ठीक है जी, पीटर को लूट कर पॉल को देने वाली। तो वो जो रकम बाहर से भेजी थी, जिन खातून के अकाउंट से आई थी, मलिक रियाज साहब की बहू, उनको ना नैब ने मुलज़मा बनाया है ना उनको गवाह बनाया है। अच्छा। तो अब ट्रायल में ये बेसिक लिंक मिस करने के बाद आप कह रहे हैं कि इनको सजा दे दें,
साकिब बशीर साहब, ये लिंक जानबूझ के मिसिंग छोड़े गए। एक चीज और जो सबसे अहम है, पहिए लगाने वाला जो सबसे अहम है और जो शायद ये इमरान खान के लिए नहीं तशवीश का बायस, ये शायद किसी एक और सियासी जमात के लिए तशवीश का बायस हो या काफ़ी सारी जमातों के लिए तशवीश का बायस हो कि MQM जो कि अक्सर मुख्तलिफ जमातों की इत्तेहादी होती है, उनके लोग भी वजीर कानून थे इमरान खान की कैबिनेट में। MQM का कोई बंदा अदालती गवाह नहीं बना इमरान खान के खिलाफ। अच्छा जी, और वो ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। अच्छा, कल को रंजश ना हो आपस में कि जी आप तो हमारे खिलाफ गवाह हो गए थे तो आप इत्तेहाद कैसे। अच्छा, सोहेल साहब ने जो बात की ना कि बुनियादी जो पॉइंट है, नुक्ता है, उसको तो दरमियान में रखा ही नहीं गया, तो वो कहते हैं कि अब साइफर केस जो है वो उस पर कितनी ये देखे बात हो रही है। हाँ जी। अब जब लॉ में और कानून के मुताबिक या अदालती फाइल में वो उसी पे फैसला होना है जो उसके सामने होना है। हाँ जी। अब इस सारे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन ने जो साइफर है ना, बेशक उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखते, साइफर कहीं पे नहीं है, मतलब बेशक कॉन्फिडेंशियल ही होता सर। हमने मैंने शाखावत साहब से सवाल पूछा था, उसने इल्जाम लगा दिया उसने FIA ने कि आपने ये मतलब डिस्क्लोज किया, आप ये नहीं कर सकते थे, मिसयूज किया। भाई क्या डिस्क्लोज किया, क्या मिसयूज किया, क्या नहीं कर सकते थे जो किया। अब मैंने उनसे पूछा शाखावत साहब से कि साइफर आप कह रहे हैं एक हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, काजी फाइज साहब ने चैम्बर अपील सुनते हुए कहा जी मैं तो उसको हाथ पे नहीं लगाऊंगा, मेरे पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। तो एक FIA के इन्वेस्टिगेशन अफसर ने क्या उसको खोल के पढ़ लिया और क्या तयन कर लिया कि जी मिसयूज हुआ है। उन्होंने कहा यार आपको बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको बड़े तरीके से देखना पड़ेगा। एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की इस बात पे थे कि हाईकोर्ट ने कहा था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो जिसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा वो केस कैसे चलेगा। लेट्स सी वो यही हाईकोर्ट उसको कैसे डील करी, अब तक जो करेगी तो सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।